बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 सितंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कलाम, मिड ऑफ द वीक पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आपके मैसेजेस शामिल किए जाएंगे। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें, जिस हाल में रखे हम खुश। बेशक। ये मिडवीक की आपने एक कमाल सादर फरमा दिया कि फीडबैक पढ़ लो। मैंने वो चूंकि कहीं जाना है तो मैंने कहा ये फीडबैक कर लीजिए। खबरें बहुत लेट हो जाती हैं ना, तो 2-3 दिन पुरानी खबरें अगर पढ़े बंदा तो ठीक। जी शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी। पहला मैसेज पीर आजम का है। कहते हैं दादाजी बॉर्डर बंद होता है फिर भी गंदम का रेट बढ़ जाता है, ये क्या साइंस है? वो बॉर्डर एक तरफा बंद होता है। पीर साहब तुसी बड़े आदमी हो हैं। पीर आजम साहब बॉर्डर बंद होता है तो वो हम उनके लिए बंद होता है, परली तरफ वालों के लिए। हमारी तरफ से जाने की सब इजाज़त है। ठीक है, समझा करें आप। थोड़े को बहुत समझे, ख़त को तार समझे। जी। मोहम्मद फैसल पूछते हैं दादाजी कुछ लोग पाकिस्तानी कर्ज में से स्ट्रेट में, और उसमें दूसरा फैक्टर ये है ना कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई है ना। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज पढ़ो। नेक्स्ट मैसेज। मोहम्मद फैसल पूछते हैं कुछ लोग पाकिस्तानी कर्ज में से स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व्स निकाल कर कर्ज कैलकुलेट करते हैं। आपके ख्याल में ये अप्रोच दुरुस्त है? देखिए, बात ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। अगर हम उसको देखें इकोनॉमिक के अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेट के लोन वही कैलकुलेट होने चाहिए जो स्टेट के। मेरी बात समझ रहे हैं ना। प्राइवेट लोन्स जो हैं वो प्राइवेट पार्टीज की लाइबिलिटी है, उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब मौसूफ मौजूदा वजीर आज़म कंटेनर पे खड़े हुए थे तो इन्होंने प्राइवेट, इनको या इनके हैंडलर्स ने उसके अंदर प्राइवेट लोन्स भी डाल दिया था। 23,000 कुछ रुपए लोन था, ठीक है, जब ये कंटेनर पे खड़े होके बोलते थे। तो ये 30,000 अरब रुपया गिनवाया करते थे, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर का लोन भी डाल लेते थे। तो अब जब इनकी बारी कैलकुलेट किया जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर का लोन डाल के बात होगी ना जी। कंपैरिजन विद कंपैरिजन 23,000 अगर किया जाए तो बढ़ के जो है वो 36,000 हो चुका हुआ है। 36,000 अरब रुपए। तो अगर 30,000 की बात की जाए तो वो 46,000 अरब रुपए का हिस्सा क्रॉस कर चुका है। 47,709। चलो ठीक है, 30 जून की क्लोजिंग पर डाटा था। 48,000 तकरीबन हो चुका हुआ है। तो ये है, वो फिर 36 नहीं होगा, वो भी 38 होगा, जो 23 से बढ़ के 38 पे चला गया। 38,000 अरब रुपए। मैं थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूँ इस हवाले से। जी। सिराज खान पूछते हैं दादाजी आईटी सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रहा है और जितना इसमें पोटेंशियल मौजूद है, क्या ये मुमकिन नहीं कि हुकूमत इसकी थोड़ी सी सरपरस्ती करे और ये पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट का बोझ उठा ले? लेकिन देखिए, बात ये है कि आईटी सेक्टर जो है उसकी हुकूमत को सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए, और हमारी हुकूमत को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये नोटिस लेने वाला मामला, ये नोटिस लेने वाला मामला, और हर दौर में ऐसा होता है। होता क्या है, ये छोटी मोटी आईटी कंपनियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं ना, इनके जो एग्जेक्टिव्स होते हैं या मालिकान होते हैं, वो आईटी शोबे की प्रमोशन के नाम के ऊपर हुकूमत की फैसला साजी का हिस्सा हो जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कोई और एंटरप्रेन्योर आईटी के शोबे में ना उभर सके। ठीक है, क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ेगा ना। तो नतीजे के तौर पे जो फिर ह्यूमन रिसोर्स होता है, और आईटी का ह्यूमन रिसोर्स तो ऐसे फिसलता है ना, क्योंकि वो ऑनलाइन कनेक्टेड होता है। वो कोई जनाब अल्लाह आपका भला करे पोलैंड निकल जाता है, कोई अमेरिका निकल जाता है, कोई कनाडा निकल जाता है। ज़्यादा अमेरिका ही जाते हैं, तो वो फिर निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो है असल में अच्छा मज़े की बात है, ये खुद भी फिर कंपनियां नहीं चला पाते, वो भी रगड़ी जाती हैं, वो भी उड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमत अब क्या करेगी? अब वो आईटी के बारे में पॉलिसी या इम्प्लीमेंटेशन की बात करना चाहती है, डेवलपमेंट की बात करना चाहती है, तो वो उन्हीं को बुला के पूछेगी ना। ये जो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट बोर्ड। हाँ, नहीं वो तो बोर्ड सरकारी हो गया जी। इसके अंदर जो प्राइवेट शोबे की नुमाइंदगी होती है वो बेसिकली, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस को बुलाएंगे ना, बेड़ा गर्क करती है, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस को ही बुलाएंगे ना।
तो वो उसमें से वो लोग जो हैं वो कहते हैं उनके लिए सस्ती ह्यूमन रिसोर्स दस्तयाब रहे, ठीक है, नए एंटरप्रेन्योर जो हैं वो वजूद में ना आए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कम से कम पिछले 30 साल की। तो फिर ये नतीजा निकलता है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जी, मैं तो इंटरबैंक के रेट तो देख इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है ना वो ना करे, दूर ही रहे। वो दूर ही रहे, बल्कि दफ़ा दूर रहे और उन बच्चों को खुद फाइट करने दें। सरकार करेगी। अब देखें ना, इस वक्त सरकार को कर देना चाहिए था ये जो ऑनलाइन सेलिंग का हमने जो पिछले दिनों अवार्ड जीता है, यार वो जो अवार्ड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमें इजाज़त मिली है ना वो दोबारा ऑनलाइन, वो अमेजोन वाला, ठीक है, 2010 में सस्पेंड हुआ था 11 में, उसके बाद अब बहाल हुआ है 2021 में जाके। अब अमेजोन के ऊपर सेल करना भी एक आर्ट है, उसकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, सरकार के ज़ेर एहतमाम होनी चाहिए। नहीं, पीटीआई के बेशतर लोगों ने ये फ्रॉड शुरू किया हुआ है कि हम आपको अमेजोन की ट्रेनिंग दें। इस वक्त पाकिस्तान में ऑफिशियली अमेजोन की ट्रेनिंग नहीं हो, ये सारे फ्रॉडिये लगे हुए हैं आपके और हमारे बच्चों के पैसे लूटने में। तो इसलिए यहाँ पे सरकार का रोल बनता है एज ए ट्रेनर, सब्सिडाइज ट्रेनिंग दे उनको। जी। नेक्स्ट मैसेज सैफ हक का, कहते हैं अभी मैसेज में समझ नहीं पाया, इसका पॉइंट नहीं पिक कर पाया। कहते हैं कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान स्टेप ले टू डी क्लासीफाई 9/11 इवेंट डॉक्यूमेंट्स विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय पाकिस्तानी एजेंसीज। क्या मतलब है इस मैसेज का? कि वो जो पाकिस्तान की एजेंसियों ने 9/11 के मौके के ऊपर डॉलर लेके खिदमात सरंजाम दी थी, ये चाहते हैं कि उनकी तफसीलात अवाम को जारी कर दी जाए। ये पाकिस्तान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप ऐसे मुआशरे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं आती। आर्मी की पूरी क़यादत 1951 में एक जहाज़ के अंदर मारी जाती है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि कैसे हुआ था। ठीक है, आपका आधी से ज़्यादा आबादी जो थी वो अलग हो गई, उसने एक अलग मुल्क बना लिया बांग्लादेश के नाम से, आज आप उसकी रिपोर्ट जारी नहीं करते। सर्विंग सिटिंग आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट, जहाज़ के तैयारे का हादसा होता है उसमें मारा जाता है, आपकी उसकी रिपोर्ट नहीं आती। आप वहाँ पे बात कर रहे हैं कि 9/11 के अंदर जो पाकिस्तान ने खिदमात सरंजाम दी थी उसकी खिदमत, यानी रोजी रोटी का सोर्स पूछ रहे हैं। यानी आप जो है आप उस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे अमेरिका कहता है हमने आपको 34 अरब डॉलर दिए हैं और हम कहते हैं हमारे कौमी खजाने में तो 18 अरब डॉलर आए हैं, बाकी कितने गए? मेरे जैसा बंदा जब ये सवाल करता है तो वो बागी होता है, गद्दार। ये नहीं पूछ सकते, गद्दार होता है, ये नहीं पूछ सकते कि भाई वो कितनी जेब बेच गए सर। 16 अरब डॉलर बड़ी रकम होती है। 6 अरब डॉलर के लिए हम IMF के सामने कीसियां करते फिर रहे हैं, 16 अरब डॉलर ही गायब हो गए, और गायब भी कब हुए? 2000 से लेके 2006 के दरमियान। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है उनको ढूंढना, एवं तो नहीं 200 कंपनियां निकल आनी आसम बाजवे दियाँ, जी जी, इधर गए उन्हें। और इस तरह की पता नहीं कितने कितने, वो तो नूरानी के हत्थे चढ़ गया, ठीक है ना, तो नूरानी साहब ने डांग फेर दी उसको, बाबा डांग वाला। लेकिन मेरा मतलब है कि इस तरह के पता नहीं कितने कितने वेंचर्स और कहाँ कहाँ हुए होंगे। मैं आपको बताऊं, UAE गया वहाँ पे और एक कंपनी जो थी वो मुझे तारुफ करवाई गई कि जनाब ये एक अफ़गान की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने भी तो फिर वो वाली नाक पाई है ना, सूंघ लेते हैं। तो वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया, वंस अपॉन ए टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 97-98 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो अफगानी नहीं था भाई, पाकिस्तानी था, अपने ही भाई बंदे थे। और उस वक्त 3500 डंपर जो थे उसके वो UAE के अंदर ऑपरेट करते थे। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं, मर्सिडीज़ के डंपर 3500, ट्रॉलर भी होंगे उनमें से, ट्रक ट्रॉलर खींचने वाले भी होंगे। सऊदी अरब और यमन तक वो सप्लाईज लेके जाया करते थे और वहाँ से फिर माल लेके आते थे, 11 नहीं काम से। अब अंदाज़ा फरमाएं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, ऊपर एक अफगानी का नाम लगा हुआ था। छोड़ें ये बातें यार, नहीं होना ना। अब बल्कि आप आइंदा जिक्र भी ना कीजिएगा, आपकी सलामती के बारे में हम दुआ गो रहेंगे। जी। जाहिद सईद का मैसेज है, वही पुराना मुद्दा। असद उमर के इस बयान के बाद ये मामला दोबारा सर उठाने लगा, जिसमें असद उमर साहब ने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पे कम टैक्स चार्ज कर रही है, परसेंटेज वाइज।
और टाइम को कंपैरिजन करना होता है ना, ये उसने सबक घड़ के दिया है, वो जो कराची वाला नहीं है, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद, एक इकोनॉमिस्ट जो है, वो स्टॉक मार्केट की ब्रोकरी में ना वो रिसर्च करके नहीं देते, वो जो पार्टियां, वो जो बच्चे होते हैं, मुजम्मल असलम जी, वो उनमें नौकरी किया करता था, बेचारे की नौकरी चली गई, मार्केट में मंदा आया, तो उसने कहा कि अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो हो सकता है इमरान खान की नज़र पड़ जाए और मुझे भी कहीं को फिट कर जाए, साल 2 साल के लिए आगे मैं खुद रास्ता निकाल लूँगा। तो आजकल वो इस तरह की वीडियो कर रहा है, ये मुजम्मल असलम की फ़िलासफ़ी है। देखिए, आप टिपिकल एक दिन का रेट उठा लेते हैं, ठीक है, कि उस दिन जी रेट $42 था और इस वक्त देखें अब रेट हो गया $66, तो 50% तो इजाफा कर देना चाहिए था। तो इमरान खान बहुत अजीम है, उसने 50% इजाफा नहीं किया। उस जाहिल के बच्चे को कोई ये पूछे कि एक दिन का रेट जो होता है वो कंपेयर नहीं होता, ये 15 दिन का एवरेज रेट 15 दिन के एवरेज रेट के साथ होता है कंपेयर। मामा तेनू इकोनॉमिस्ट किन्ने बनाया सही, ठीक है, जाहिल के बच्चे। और दूसरी बात ये है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस भले एक दिन के लिए गई थी, नेगेटिव में गई थी ना, चले $15-16 पे कितने हफ्ते रही थी, क्या उस वक्त तेरी, मेरा मतलब है तेरी जो गवर्नमेंट थी उसने रेट कम किया था? नहीं किया था ना, 100+ ही रखा। जी जी, ठीक है, तो कुछ शर्म कर ले यार, कुछ हया कर ले, क्या कर रहा है? इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट तो कम लोग, ये मुजम्मल असलम इंटेलेक्चुअली पोल्यूटेड आदमी है, लोगों को गुमराह कर रहा है, एक दिन का रेट उठा के एक दिन के रेट के साथ कंपेयर कर रहा है। यार तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? मरना याद नहीं है तुम्हें? ठीक है ना, कोई मौत याद नहीं है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो यार? लोगों को गुमराह कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम प्रोटियन हो, यानी यूथे हो, और मैं जनाब झूठ बोलूं और ऐसा झूठ बोलूं कि एकदम तो अगले की पैर में से जमीन निकाल दूं। पाकिस्तान का रेट जो है वो एक दिन का होता है, 15 दिन की एवरेज ली जाती है क्रूड की, और उसके ऊपर फिर तो कॉस्टें लगा के तो रेट निकाला जाता है। तुम एक दिन का रेट कैसे पिक कर सकते हो? नंबर 1। और क्या पेट्रोल के अंदर सारी प्राइस क्रूड की होती है? तेरे दिमाग का इलाज बहुत जरूरी है यार। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत रहम आता है जो तेरी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग के फैसले करते रहे होंगे, सेलिंग के अंदर। ईमान से उन लोगों की हालत के ऊपर रहम आता है। मैं आपको बताऊं, जॉब जाने की वजह से या तो ये बंदा पागल हो गया जी, उसका दिमाग घूम गया है। मतलब ये बेसिक बातें जो हैं यार, जिस बंदे ने इतनी देर R&D में काम किया हो, इतनी देर ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च पे काम किया होगा, उसे बेसिक्स तो आ गई होंगी ना। ये मतलब मैं लेमैन कहना नहीं चाह रहा, मैं लेमैन के लिए प्रोग्राम करता हूं ये, लेकिन ये तो यार मेरा मतलब है कि रहीम यार खान के अगले सहरा में कोई गांव में कोई बैठा हुआ एक अनपढ़ और जाहिल शख्स होगा, ये तो उसकी अप्रोच होनी चाहिए, जिसको प्राइसिंग की, इकोनॉमी की बेसिक्स का नहीं पता। तो इस शख्स से तो हमें तवक्को थी कि इसको बेसिक का नहीं पता, लेकिन यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन, ये है वो लिमिटेड एडिशन वाली, टेबलों पे चढ़ के दुमालें डालने वाली, अजानें देने वाली, ये वो नस्ल थी, ये वो गंदी नस्ल थी जिनको 5.8% पे जीडीपी जो थी वो गलत लगती थी और -1.4 के ऊपर इनको ठीक लगती है। ये है, ये मुजम्मल असलम साहब उसकी पूरी मुजस्सम नुमाइंदगी करते हैं। और जिस तरह ये झूठ और तुमार बांधते हैं यार, मुझे कई लोग उनकी वीडियो भेज देते हैं, मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं आपको, मैं क्या समझाऊं इसका, मैं आपको क्या बताऊं इसका, ठीक है। अब बंदा क्या कहे यार, एक बंदा नहर के दूसरे किनारे पे खड़े हो गए को गालियां बक रहा हो तो आप उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और इन्होंने पाकिस्तान, और जो मुंह पे झूठ बोल जाए, मुंह पे बैठा झूठ बोल जाए, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। ये मुंह पे बैठा झूठ बोल, पाकिस्तान चलाने के दावेदार है। अब पाकिस्तान ऐसे चलेगा? ये यार कितना मतलब कि इंटेलेक्चुअली पोल्यूटेड आदमी है, ये कर क्या रहा है यार? किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो यार? वो खुदा का खौफ करो। जी, नेक्स्ट मैसेज सादिया सैगल का पूछती हैं, दादाजी अगर कोई ब्रोकर तंग कर रहा हो तो कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? SCCP में एक पूरा उनका वो होता है जी, और इसके अलावा मेरे ख्याल उनका कोई वो भी हो गया हुआ है, रजिस्ट्रार स्टॉक मार्केट, नहीं रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंजेस जी, ठीक है, लेकिन इनका रजिस्ट्रार भी होता है। हाँ, उसको भी की जा सकती है। पहली फुर्सत में वहां से अपना अकाउंट उठाएं और दूसरी जगह पे ले जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल। जी, हाँ।
हमाद जुल्फ़िकार कहते हैं दादाजी मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए क्या करना चाहिए दादा मुझे? पोता शू सुना करें, अल्लाह खुश रखे। जी। क्योंकि इस तरह का कोई सब्जेक्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, दुनिया के अंदर होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर इस तरह के छोटे छोटे सोर्सेज ही होते हैं जहाँ से आप। अच्छा यार, वो एक साहब पूछ रहे थे कि ऑडियो हमारे जो पुराने प्रोग्राम है बियॉन्ड दो, हमने कब किया, ये 2020 में किया ना वीडियो? जी 2020 में। तो ऑडियो वाले 2018 से जो पिछले वाले हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल पे ही चले पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, सुन लो जी, आगे चलो जी। आजम पूछते हैं दादाजी फरमाइए गवर्नमेंट मीडिया के मुखालिफ एक्ट बिल आखिर क्यों लाना चाहती है? क्या कह रही है? गवर्नमेंट नहीं लाना चाहती यार, गवर्नमेंट को लाने वाले लाना चाहते हैं। ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश। 1 यूनिट। 1 यूनिट, सदारती निज़ाम और मीडिया बंद। और ये भला एजेंडा कब का है? 1857 के अंदर जब कंपनी बहादुर की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो ये एजेंडा अधूरा रह गया था। फिर मलका आ गई थी ना, तो मलका ने आके फिर सारे हकूक़ जो थे जो कि दूसरी उसकी रियाया को हासिल थे उसने हमें भी दे दिए। तो कंपनी बहादुर की ये जो ख्वाहिश अधूरी रह गई थी उसकी तकमील करना चाह रहे हैं कंपनी बहादुर के वरसा। समझ आया? दादाजी इंडिया में नहीं फुर्सा गए? ऑल इंडिया है, इंडिया में नहीं गए ये वरसा? उन्होंने हथी मारे ने, मार मार के मार छड़े ने। कंपनी बहादुर के जितने वरसा उनके हिस्से में आए हैं ना जी, उन्होंने गोलियां मार मार के मारे। उन्होंने गांधी जी ने नहीं बख्शा, ये महात्मा गांधी को नहीं बख्शा, उन्होंने ढाज किया उसको। ये सारे कंपनी बहादुर के जितने बंदे थे ना वरसा, वो सारे इंडिया ने तो हथी मुकाए, यहाँ काबज हो गए। तो हमने जनाब उनको प्रमोट कर करके सर पे बिठा लिया कि सर की प्रमोशन होनी है, सर की सिलेक्शन होनी है, सर का ये होना है, और जिन दिनों होना है उस दिनों हमारा यही हाल होना है जो आजकल हुआ सर की एक्सटेंशन होनी है। तो हुकूमत रगड़ा निकले हुआ है भाई। हुकूमत के हम क्रिटिक होंगे, लेकिन हुकूमत पे इतना मुश्किल वक्त क्यों आया? ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी पाकिस्तान में किसी आला ओहदे के ऊपर तकर्री का वक्त आता है, सिविल हुकूमत की कलाबाजियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऐसे छितरौल शुरू होती है। इमरान खान साहब को आप देखें ना, पूरे 3 साल छितरौल शुरू हुई है। वो गंद तो वो उतना ही डाल रहे हैं जितना 3 साल में उन्होंने डाला है, लेकिन एकदम उनकी छितरौल में इजाफा हो गया। मैंने व्लॉग भी किया था, क्यों हुआ है? 21 अक्टूबर आ रहे, यही सवाल आसिफ खान ने भी पूछा कि सर जी एक्सटेंशन मजीद लेंगे? पता नहीं, ले हमें क्या पता भाईजान, लेंगे तो सर आंखों पे, नहीं लेंगे तो मेहरबानी। हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन जब ये मौका आता है तो जितना मर्जी ब्लू आइड, मतलब लाडले से ज्यादा ब्लू आइड कौन हो सकता, उसकी भी कलाबाजियां लग रही हैं इस वक्त। तो भागा फिर रहा है हमारा को की हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्यों? 21 अक्टूबर आ रहे हैं जी। हसन जलील आपकी सेहत के मुतालिक पूछ रहे हैं। मैं आपके सामने हूँ, बस आप जैसा भी हूँ, बस बैठा हुआ हूँ, हल्की फुल्की मिसिंग कर रहे हैं बस, बाकी ठीक है खाओ जी। इमरान जफर कहते हैं दादाजी एक इश्तिहार चल रहा है जिसमें सर्वेड फार्मेसी वाले मिनी फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ वो खुलवा रहे हैं अब छोटे शहरों में भी, और लाहौर से बाहर नहीं गए तो वो चाह रहे हैं कि अपनी वो दें। मैंने बल्कि पिछले दिनों मुझे कोई बता रहा था, वो वाले साहब के अफसोस पे आए हुए थे कि उन्होंने सर्वेड का फ्रेंचाइज लिया है, ठीक है, गांव में, मतलब छोटे शहर में लिया। तो अगर वो छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे मीन बिजनेस। जी। अयाज निज़ामी पूछते हैं जब लोगों से गाड़ियों और पेट्रोलियम मसनूआत पर इतना भारी टैक्स लिया जाता है तो फिर टोल टैक्स क्यों? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। क्यों लिया जाता है? लूट टोल मारना टैक्स नहीं सर, देखें हर एक का हिस्सा होता है। जो गाड़ियों पे टैक्स में से अपना हिस्सा नहीं ले सकते या पेट्रोल के टैक्स में से अपना हिस्सा नहीं ले सकते, वो फिर टोल टैक्स में से ले लेते। जी बात तो ठीक है। तो टोल टैक्स कौन कलेक्ट करते हैं? इस तो आगे नहीं कुछ ना नहीं पूछ। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? बखैरियत है? नहीं कत्तन ये भी नहीं कहना, ये भी गुस्ताखी। हाल पूछ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया 21वीं सेंचुरी में हमने आज तक उसको मैनुअल सिस्टम में रखा हो जी, ताकि जितना चाहे ऊपर नीचे कर ले, ताकि जितना चाहे ऊपर नीचे कर ले ना। अगर वो डिजिटलाइज हो जाएगा तो फिर किसी जगह पे कनेक्ट भी हो जाएगा बैक एंड के ऊपर, तो पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्हीकल का भी पता चल जाएगा। ये हमारे यहाँ मसला क्या है, ना हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं और ना ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्हीकल
जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इससे मफाद वाबस्ता है। बस थोड़े को बहुत समझे, सोचिएगा सही इस मौजू के ऊपर। जी, बस वाइंड अप कीजिए। ले सामीन इकराम, सेहत अगरचे इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ कि आपसे ये समातों और बसारतों का रिश्ता जो है वो ताल्लुक़ जो है वो कायम रहे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।